हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है फेज फर्स्ट का, उसका पूरा रियल पेपर हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग तो बीपीएससी टीआरई सेकंड की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो उसके लिए पूरा 100% हेल्पफुल रहने वाली वीडियो है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा जो भी आप बुक पढ़ रहे हो एनसीईआरटी एससीईआरटी जो भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा बुक एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ने का मतलब ये होता है कि क्या एग्जाम में पूछा जाता है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस पर फोकस करिए, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो बुकें होती हैं उसमें सारा चीज़ें मतलब जो भी दिया रहता है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना समय वेस्ट मत कीजिएगा। और क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा पास आ गया है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो केवल आप इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़िए ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। तो हम आप लोगों के लिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ सारा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्या कहते हैं पेपर में आने का पूरा चांस है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, इसमें दिया हुआ है। तो ये क्या कहते हैं गुजरात राज्य में स्थित हुआ है। यहाँ पे पूछा है काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कहाँ स्थित है। तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, जैसे कि आपको हम इमेज में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है जो गुजरात है, क्या कहते हैं गुजरात में ये नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पे भारी मात्रा में ऊर्जा, तो यहाँ पे मोटी मोटी चिमनियाँ लगी हुई होती हैं और दूसरी चिमनी से ऐसे भाप निकलता है, तो यहाँ पे भाप की वजह से यहाँ पे क्या कहते हैं भारी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है तमिलनाडु, तो जो तमिलनाडु होता है यहाँ के जो सीएम है वो एम के स्टालिन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एम के स्टालिन है। तमिलनाडु के जो सीएम है वो एम के स्टालिन है, और जो गुजरात है गुजरात के जो सीएम है वो भूपेंद्र पटेल है। और महाराष्ट्र के सीएम क्या है, तो महाराष्ट्र के सीएम क्या कहते हैं एडनाथ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। तो यह क्या कहते हैं किसमें स्थित है, तो ये ए ऑप्शन में है गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में है राजस्थान। तो यह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है। तो यहाँ पे बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान कहाँ पे है, जैसे ए ऑप्शन में है कोरापुट, बी है सुंदरगढ़, सी है खेतड़ी। तो यह कोरापुट में होगा। तो जो ये कोरापुट है यह कहाँ स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। और जो सुंदरगढ़ है ये उड़ीसा का एक जिला है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। और जो ये खेतड़ी है, खेतड़ी जो है ये राजस्थान में स्थित है, मतलब राजस्थान में है। यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जाता है, सबसे अधिक मतलब तांबा पाया जाता है यहाँ पे। कहाँ पे, खेतड़ी में, राजस्थान के खेतड़ी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और किरुबुरु खदानें प्रसिद्ध हैं, वे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। तो जैसे कि ये ऑप्शन में है कर्नाटक, बी है छत्तीसगढ़, सी है झारखंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, नहीं यहाँ। और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि कर्नाटक के जो सीएम है वो सिद्धारमैया है। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी मतलब पूछ लेता है। छत्तीसगढ़ का देखेंगे, जो छत्तीसगढ़ के हैं उस छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो भूपेश हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? तो यह कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन में है मैंग्रोव वन, बी में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी है शुष्क पर्णपाती वन। तो यह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो जैसे कि आप लोगों को हम इमेज में दिखाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कैसे होते हैं, ये सब सदाबहार वन है। ये बहुत मतलब भारी मात्रा में पूरा घना जंगल रहता है, बहुत ज़्यादा घना रहता है, ऊपर से मतलब पूरा हरा भरा ऐसे बना रहता है, लेकिन अंदर में जो होता है, अंदर में पूरा अंधेरा छाया रहता है। तो ये सदाबहार वन है, यहाँ पर हमेशा हरा भरा रहता है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, जैसे शेर हो गए और अन्य प्रकार के सभी जंतु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से नो और जो यहाँ पे मैंग्रोव दिया है, तो ये मैंग्रोव का वन है। ये मतलब कि नदी में, नदियाँ होती हैं, नदियों में मतलब पूरे बहुत मतलब दूर दूर तक का इसकी जड़ें फैली हुई होती हैं, पानी तक इसकी जड़ें लंबी लंबी जड़ें फैली रहती हैं। तो इसे मैंग्रोव वन कहते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत दूर दूर तक पानी में फैली होती हैं। ठीक है, तो इसे मैंग्रोव वन कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नदी है, नदी के किनारे पूरा ऑक्टोपस यहाँ पे रहती हैं, और भी क्या कहते हैं, जो ये मैंग्रोव वन है, जो मैंग्रोव वन है इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, और यहाँ पे क्या कहते हैं केकड़ा पाया जाता है, ऑक्टोपस पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो इनको जो पकड़ने वाले होते हैं मछुआरे सारे मतलब पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पे भी जो जंगल होता है पूरा हरा भरा रहता है, सदाबहार वन की तरह यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाए मैंग्रोव वन किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 85 निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व में जो पाया जाता है वन, ये रहा वन। यहाँ पे जो घना जंगल रहता है ऐसे मतलब, और यहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं झड़ जाती हैं, जब झड़ जाती हैं तो नीचे ये जो ज़मीन है, खाली ज़मीन है, पूरा मतलब पत्तियों से ढक जाता है, यहाँ पे पूरी पत्तियाँ गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये झाड़ देती हैं अपनी सारी पत्तियाँ, और पत्तियाँ जो है नीचे यहाँ जैसे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे पूरे ज़मीन पर पूरा मतलब ढक जाता है पूरा ज़मीन, तो इसे ही कहते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में पाई जाती हैं? तो ये वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, NFSM का पूर्ण रूप क्या है? तो यह एक फुल फॉर्म पूछा हुआ है। NFSM का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? सहिष्णु है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में जैसे कि है चावल है, गेहूं है, बाजरा है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है। तो मतलब यहाँ पे पूछा है कि जो गर्मी के मौसम में भी मतलब उग जाए, हो जाए, और सूखा या सर्दी जो भी पड़े वहाँ पे भी मतलब कौन सी ऐसी फसल है कि फिर भी वो उग जाता है। तो यहाँ पे बाजरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ती है तो भी यहाँ पे बाजरा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा सर्दी या बरसात भी होती है तो भी यहाँ पे हो जाता है। तो इसे खरीफ की फसल बोलते हैं, यह अप्रैल से जून के महीने में मतलब होता है। ठीक है, तो यही मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। जो गेहूँ होता है ये आप लोगों को आई थिंक पता होगा, यहाँ पे रबी की फसल होगी, क्योंकि यह सर्दियों में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गेहूँ रबी की फसल हो जाएगी, और जो चावल है ये इसे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये अक्टूबर, जो रबी की फसल है अक्टूबर से मार्च तक उगाया जाता है, और जो चावल होता है इसे क्या कहते हैं, बारिश की फसल बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवालिक पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन में है जम्मू और कश्मीर, बी में है उत्तराखंड, सी में है अरुणाचल प्रदेश, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से पहाड़ियाँ होती हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ होती हैं ऐसे। तो ये सब शिवालिक पहाड़ियाँ होती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से होती हैं। इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए हिटलर ने किया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान मतलब के नाम दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? तो ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? तो ए ऑप्शन में जैसे कि है गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, बी में है भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति, सी में है प्लेट टेक्टोनिक गतियां, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा, गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति हो जाती है, तो इस कारण यहाँ पे जो ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो यहाँ पे बी ऑप्शन में जैसे कि है भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी राइट है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन। मैंने देखा नहीं यहाँ पे ऊंचे यहाँ पे जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, ये ऑप्शन भी राइट है। बी में है भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति, तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन भी राइट है, तो इस कारण दो ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्स्ट स्थलाकृति की विशेषता है? ए ऑप्शन में है ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियां, बी में है रेत के टीलों के साथ विशाल रेगिस्तान, सी में है भूमिगत गुफाएं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये गुफाएं हैं और ऐसे बनी होती हैं छोटी छोटी, और यहाँ पे ऊपर से पूरा हरा भरा रहता है, ये अंदर में इस प्रकार से रहता है यहाँ पे, और ऐसे छेद टाइप का होता है, वहां से पूरी मतलब रोशनी आती रहती है और नीचे पानी भरा रहता है। ठीक है, तो आप लोग इमेज में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा है काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया पहले ही, ऐसे मतलब गुफाएं होती हैं छोटी छोटी छेद वाली, ऊपर से पूरा हरा भरा रहता है, तो ये गुफाएं हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा निम्नलिखित पवन प्राणियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती हैं? ए में है व्यापारिक हवा, बी है पश्चिमी हवा, सी है मानसून हवा, मतलब मानसून। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे मानसून हो जाएगा। अगला देखेंगे, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 अंश अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है? तो निम्न दाब की पेटी कहलाती है, ए में है इंट्रा ट्रॉपिकल अभिसरण क्षेत्र, बी है उप ध्रुवीय निम्न दबाव पेटी, सी है ध्रुवीय वाताग्र, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पूछा है 60 अंश अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उप ध्रुवीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतीय वर्षा का कारण होता है? तो ए ऑप्शन में है वायु वाताग्र का ऊपर उठना, बी में है वातावरण में संवहन क्रिया, सी में है पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये वायु है, यहाँ से ऐसे ऊपर उठ रही है और यहाँ से वर्षा आ रही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? ए में है वैश्विक तापमान संतुलन, बी में है वायुमंडलीय दबाव संतुलन, एंड सी नंबर में है महासागर लवणता संतुलन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आई थिंक यहाँ पे जलीय चक्र पूछा है, तो वैश्विक तापमान संतुलन भी सही है, यहाँ पे वायुमंडलीय दबाव संतुलन भी सही है, और तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं? तो ए ऑप्शन में जैसे कि हैं खाइयां, बी में है सी माउंट, सी है अगाध मैदान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो इसमें से जैसे कि आई थिंक ये आप लोग देख लीजिए, ये महासागर की फैली हुई खाइयाँ हैं और जो क्या कहते हैं, ये भीतर अंदर से मतलब पूरा पानी है। तो यहाँ पे पूछा है विश्व के महासागरों में फैले हुए समुद्र के भीतर पानी की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। तो जो पर्वत की श्रृंखलाएं होती हैं, ये मतलब पर्वत होती हैं और यह पानी में स्थित होता है। तो यहाँ पे जैसे तो इसे हम कटक बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है, ये पहाड़ी है पूरा और ये पानी में पूरा मतलब फैला हुआ है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी के अंदर है ये पहाड़ी। ठीक है, ये पूरी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, ये महासागर में होती हैं, समुद्र में। और तो इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ रहता है, तो इसी कारण इसको हम समुद्र कटक बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, इसे ही कटक बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे कटक ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है। कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है। तो ए में है उनकी गति बढ़ा के उन्हें एक सीधी रेखा में चलने के लिए प्रेरित करते, विक्षोभ और भंवर पैदा करके। तो हाँ, ये ऑप्शन राइट है। जैसे कि पानी रहता है पूरा मतलब गहरा महासागरीय वाले, और ऐसे गोल गोल सा भंवर टाइप का हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को भंवर पता होगा, ऐसे गोल गोल सा राउंड सा बन जाता है, पूरा गहरा नीचे तक रहता है, उसमें पानी नहीं रहता है, ऐसे मतलब गोल गोल सा पानी टहलता रहता है, तो उसे ही हम बोलते हैं विक्षोभ और भंवर पैदा करना। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एंड हाँ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है। तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से यहाँ पे क्या होता है, तो क्या होगा, जैसे कि ऑप्शन में है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से ओजोन परत का क्षरण भी होता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि भी होती है। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन दोनों यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बीपीएससी टीआरई सेकंड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स हैं मैं सारे लेके आ रही हूँ। इनमें से ही पेपर आने का पूरा चांस है। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे।